हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और दोस्तों, आप लोगों ने जो प्यार दिखाया मेरे चैनल के लिए, उसके लिए सबके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आज हम आपके लिए 28 दिसंबर 2023 के सभी इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर के साथ सामने हाजिर हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों डेली राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखते हैं। 6 अखबारों का निचोड़ आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों में, शेयर करिए दोस्तों। और पीडीएफ, मेरे जो पीडीएफ है दोस्तों, वो मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में बिहार में कुल कितना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ है। देखिए दोस्तों, 2022-23 में रिकॉर्ड खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बिहार में किया है। 197.36 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खाने वाली फसलों का उत्पादन हुआ है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में बिहार में 63.68 लाख 63.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 197.36 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ है। फसलों की उत्पादकता पहली बार 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंची है। राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का उत्पादन 78.73 लाख मीट्रिक टन है, जबकि गेहूं 66 लाख मीट्रिक टन हुआ है। मक्का का उत्पादन 48.2 लाख मीट्रिक टन रहा है। तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन रहा है बिहार का खाद्यान्न उत्पादन में। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जीविका दीदियों से जुड़ा हुआ है। बिहार में जीविका समूहों के वित्तीय सहयोग के लिए किस बैंक ने घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, जो बिहार के सहकारी बैंक है, उन्होंने दोस्तों जीविका समूहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। जीविका बिहार के, देखिए जीविका क्या, आप इसको दोस्तों मैं बात बताऊंगा, आप पढ़ लेंगे तो जीविका के बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, जीविका जो है बिहार की जो ग्रामीण के इलाकों में जो रह रही महिलाओं हैं, उनके लिए बहुत मददगार है। जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, ग्रामीण जो गांव में महिलाएं रहती हैं, ये योजना बिहार के सभी 38 जिलों के सभी 534 ब्लॉक में चल रही है। जीविका के तहत सबसे पहले गरीब महिलाओं को चुना जाता है जिनके पास कोई आय का साधन नहीं होता है। ऐसी 10 से 12 महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है ताकि किसी काम काज से जुड़ सके। ऐसे हर ग्रुप का एक बैंक खाता खुलवाया जाता है। हर महिला को हफ्ते में 10 रुपये बचाकर बैंक में जमा कराना होता है ताकि उनमें पैसे बचाने की आदत डाली जा सके। हर ग्रुप के खाते में सरकार की तरफ से भी 30,000 रुपये जमा कराए जाते हैं। इसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। बिहार में इस योजना के सीईओ और निदेशक राहुल कुमार के मुताबिक जीविका से राज्य की 1,30,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2006-07 में इस योजना की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर की थी। 2 अक्टूबर को दोस्तों शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2006 को ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, बिहार की जीविका दीदियाँ हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। एक बार फिर से मेहनत और लगन से यह सुर्खियों में। देखिए दोस्तों, बिहार की जीविका दीदियाँ बहुत काम कर रही हैं। ये दोस्तों, जितने भी आपको जितने मेडिकल अस्पताल है, वहाँ पे कैंटीन का जिम्मेदारी, इनको कैंटीन खोलने का जिम्मेदारी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या क्या कर रही है, स्टार्टअप कर रही हैं, कैंटीन चला रही हैं, खेती रोजमर्रा की जरूरी चीज़ों का उत्पादन भी कर रही हैं। बिहार सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 2 अक्टूबर 2007 में जीविका समूह की शुरुआत की थी। सितंबर 2021 में ग्रामीण विकास विभाग ने जीविका दीदियों को पोखरों और तालाबों को संभालने का काम दिया है। जीविका दीदियों की मेहनत का ही नतीजा है कि बिहार के पूर्णिया जिले में मनरेगा के तहत 200 पोखरों का निर्माण किया गया है। जीविका समूह की महिलाएं राज्य के जिला अस्पतालों में रसोई का भी जिम्मा संभाल रही हैं और दीदी की रसोई नामक जो है कैंटीन चला रही हैं। वैशाली जिला अस्पताल से शुरू ये रसोई अब राज्य के सभी जिला अस्पतालों तक पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री ने इसी साल जनवरी में राज्य भर के जिला अस्पतालों में दीदी की रसोई को शुरू करने का निर्देश दिया था। कोरोना के टाइम में बिहार की जीविका दीदियों ने मिसाल कायम किया। मास्क सैनिटाइजर की अफरा तफरी के बीच लगभग 1,000 जीविका दीदियों ने मिथिला पेंटिंग के प्रिंट वाले मास्क बनाए।
किशनगंज जिले की जीविका दीदी राज्य के पहले फॉर्मल प्रोड्यूसर चाय कंपनी की करता धरता होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों भागलपुर में जीविका दीदियाँ शहद उत्पादन का भी काम कर रही हैं। जीविका दीदियों ने चूड़ी बनाने के प्लास्टिक के शराब की बोतलों से चूड़ी बनाने का काम भी पटना में जीविका दीदियाँ कर रही हैं। तो जीविका दीदियाँ दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत बहुत उपयोगी ये योजना है। नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय अंडर 17 स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता में पटना के रहने वाले आदर्श कुमार ने दोस्तों रजत पदक जीता है। किसने जीता है? पटना के रहने वाले आदर्श कुमार ने दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय अंडर 17 स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता में। देखिए इसमें 3 पदक अभी तक बिहार ने जीता है। देखिए बिहार ने अब तक 3 पदक जीता है। बेगूसराय के जुगनू भारद्वाज ने स्वर्ण पदक जीता है। आरा के रहने वाले अमन कुमार सिंह ने रजत पदक जीता है तथा पटना के रहने वाले आदर्श कुमार ने रजत पदक जीत लिया है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा? तो देखिए बिहार के नवादा जिले में दोस्तों मेसर्स जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड 5575 करोड़ के निवेश से जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट बिजली का प्लांट लगा रही है। नवादा के रजौली में यह प्लांट लगेगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं। बिहार में तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ स्थित राष्ट्रीय तिलहनी अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया है? तो देखिए जो बिहार का कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर है उसने राष्ट्रीय तिलहनी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए दोस्तों अतनु चक्रवर्ती जो है इनके अध्यक्ष पद को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया एचडीएफसी पद के अध्यक्ष के रूप में। 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अतनु चक्रवर्ती अप्रैल 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव पद के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मई 2021 में उन्होंने एचडीएफसी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या एचडीएफसी लिमिटेड द्वारा की गई थी। इसने 1995 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया। 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया है। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में 4 देशों में शाखाएं दुबई, लंदन और सिंगापुर में 3 प्रतिनिधि कार्यालय शामिल है। बैंक के अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती हैं। मुख्यालय इसका मुंबई है। एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन हम आपकी दुनिया को समझते हैं। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से 25 रुपये प्रति किलो चावल बेचने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों भारत ब्रांड के नाम से जो है भारत सरकार चावलों के दामों में नियंत्रण करने के लिए 25 रुपये प्रति किलो चावल बेचेगी। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो चावल बेचेगी। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल की महंगाई 14.1% बढ़ गई है और इसकी औसत कीमत 43.3 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इससे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से बेचा जाएगा इस चावल को। वर्तमान में केंद्र सरकार भारत ब्रांड के तहत आटा, चना दाल को सस्ती दरों पर बेच रही है। 6 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 27.250 रुपये प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा लॉन्च किया था, जिसे 10 केजी और 30 केजी के पैक में उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि भारत ब्रांड के साथ चने की दाल का 1 किलो का पैक 60 रुपये प्रति किलो और 30 किलो पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। इन उत्पादों को बेचने के लिए देश भर में 2000 रिटेल पॉइंट बनाए गए हैं। 28 दिसंबर 2023 को गृह मंत्रालय ने किस संगठन को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? देखिए मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। संगठन को विधि विरुद्ध गतिविधियां अधिनियम यूएपीए 1967 की धारा 3A के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है।
गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। यूएपीए भारत में 1967 में लागू किया गया तथा प्राथमिक आतंकवाद विरोधी एक कानून है। इसे भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित करने और दंडित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? तो देखिए दोस्तों, यूएई के साथ विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा को बढ़ावा हेतु भारत की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 232.7 मिलियन टन कच्चे तेल के आयात पर 157.5 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में इराक, सऊदी अरब, रूस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जिसमें पश्चिम एशिया का कुल आपूर्ति में 58% योगदान है। घरेलू आपूर्ति का मांग 15% से भी कम पूरा करती है। हालांकि अब यह समीकरण बदल गया है, क्योंकि वर्तमान में रूस से सर्वाधिक मात्रा में तेल भारत आयात करता है। हाल ही में विजयकांत का निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, ये नेता और अभिनेता दोनों थे। तमिलनाडु के राजनीतिक दल देशीय मुरपक्कू द्रविड़ कड़गम डीएमडीके के पार्टी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का 28 दिसंबर 2023 को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना की बीमारी से पीड़ित थे। 71 वर्षीय विजयकांत का पूरा नाम नारायणन विजयराज अलगार स्वामी था। विजयराज अलगार स्वामी का जन्म 25 अगस्त 1952 को मदुरई मद्रास में हुआ था। यह तमिल सिनेमा में 1980 और 1990 के दशक के बड़े नाम रहे थे। वह 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। विजयकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1979 में की थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। प्रसार भारती तथा किस देश के रेडियो सर्विस के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौते पर 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को मंजूरी मिलने के साथ ही प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए एएमयू की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है। प्रसार भारती का गठन 30 नवंबर 1997 को हुआ था। प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, जिसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम है। मुद्रा यहाँ की मलेशियाई रिंगिट है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कुश्ती संघ के संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया है? तो भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में तदर्थ समिति का गठन किया गया है। 27 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मेरठ के भूपेंद्र सिंह बाजवा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र सिंह बाजवा भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समिति के सदस्यों में पूर्व हॉकी ओलंपियन एमएस सोमाया, राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर शामिल हैं। नई समिति के गठन के बाद अब जनवरी में कुश्ती की जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने 11 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। 21 दिसंबर को ही वर्ल्ड फेडरेशन कुश्ती के फेडरेशन के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी सांसद संजय सिंह ने प्रेसिडेंट बने थे। 27 दिसंबर 2023 को किस देश के ऑस्कर विजेता फेमस एक्टर ली सुन क्यून का निधन हो गया है? देखिए दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया का रहने वाले थे। 27 दिसंबर को साउथ कोरिया के फेमस एक्टर ली सुन क्यून का निधन हो गया है। वो साउथ कोरिया के सियोल शहर में अपनी कार में मृत पाए गए, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट में लीड एक्टर का रोल प्ले किया था। पैरासाइट के लिए उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से भी नवाजा गया था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म पाजू के लिए उन्हें लास पाल्मास डी ग्रैंड कैनेरिया इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। किस देश में जासूसी के आरोप में कैद
8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा को कैद में बदल दिया गया है। देखिए दोस्तों, कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर वहां की अदालत ने रोक लगा दी है। अब सजाए मौत की जगह इन भारतीयों को जेल में रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। दुबई में 1 दिसंबर को COP28 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर चीफ रूलर शेख तमीम बिन हमाद अली थानी से मिले थे। मुलाकात के बाद मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हाल चाल जाने। खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री ने कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों का सीधा जिक्र करने से परहेज किया था। 21 जनवरी 2024 को होने वाले मुंबई मैराथन की इवेंट एम्बेसडर किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर बनी है दोस्तों, ये पोल वॉल्ट हैं। ठीक है, 2 बार की पोल वॉल्ट विश्व चैंपियन और 2020 ओलंपिक स्वर्ण विजेता केटी मून। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोल वॉल्ट हो गया है, केटी मून होगा। केटी मून 21 जनवरी को होने वाले मुंबई मैराथन के 19वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर बन गई हैं। प्रोकेम ग्लोबल द्वारा प्रचारित मुंबई मैराथन एक विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस है। यह दुनिया के शीर्ष 10 मैराथनों में से एक है। 4,05,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ मुंबई मैराथन 2024 में दुनिया भर से भागीदारी होगी। मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज होती है। यह आमतौर पर सड़क पर दौड़ी जाती है। यह दौड़ यूनानी सैनिक फिडिफिडविस की एक हरकारे के तौर पर मैराथन के युद्ध से एथेंस तक की दौड़ की याद में स्थापित की गई थी। हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, ये रोहित लांबा और रघुराम राजन की पुस्तक है। तो दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहां पर डेली के पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।